हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जेके स्टडी आईक्यू में। आज हम पढ़ाएंगे फिजिक्स और आज का चैप्टर है प्रकाश। प्रकाश बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में बहुत सारा सवाल है, इसी वजह से इसका जो नोट्स है पहले उसको हम बता देंगे, उसके बाद इसके सवाल को कराएंगे क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चन है। इसमें 147 के आसपास क्वेश्चन है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आएगा या फिर याद भी होगा। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का कराएंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए हम पहले इसको बता देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन को करवाएंगे। प्रकाश। प्रकाश विद्युत या ऊष्मा की तरह ऊर्जा का ही एक रूप है। यह वह ऊर्जा है जो विकिरण ऊर्जा के रूप में गतिमान है। प्रकाश अपने आप में अदृश्य होता है किंतु अन्य वस्तु को दृश्यमान बनाता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में संचरित होता है। प्रकाश तरंगें निर्वात से होकर गुजरती है किंतु ध्वनि तरंगें ऐसा नहीं कर पाती है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति। वास्तव में प्रकाश द्वैत प्रकृति वाला है। पहला है तरंग प्रकृति, दूसरा है कण प्रकृति। स्पष्ट है कि प्रकाश दोहरी विशेषता रखता है। कभी कभी यह कणों के रूप में और कभी कभी तरंगों के रूप में व्यवहार करता है। प्रकाश जो है वह कभी कभी कणों के रूप में और कभी कभी तरंगों के रूप में व्यवहार करता है। प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती है। एक एक लाइन से बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए ध्यान से इसको याद करना है। जबकि ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती है। ये जो दोनों क्वेश्चन है वो TRD 1 में आया था, ठीक है। उसके बाद BPSC में भी आया था। उसके बाद है निर्वात में, जल में, कांच में, हीरा में। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जल का होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच का होता है, ये जो चार है, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका मान याद होना चाहिए। कांच का होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और हीरा का होता है 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इस चारों को अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद स्पष्ट है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल विभिन्न होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, ठीक है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है, ठीक है। जिस माध्यम में अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू, उस माध्यम में प्रकाश की चाल u तथा निर्वात में प्रकाश की चाल c हो तो μ = c/μ। स्पष्ट है कि निर्वात में प्रकाश के वेग और माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। पानी का अपवर्तनांक 1.33 तथा कांच का अपवर्तनांक 1.50 होता है। अपवर्तनांक को सामान्यतः ग्रीक अक्षर म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। इसको म्यू बोलते हैं, ये जो है ये छोटा सा, इसको म्यू बोलते हैं, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। चूँकि प्रकाश का वेग निर्वात से अधिकतम होता है, अतः किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक सदैव 1 से अधिक होगा। माध्यम जितना ही अधिक सघन होगा उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। प्रकाश का अपवर्तनांक। एक समान माध्यम में प्रकाश किसी सीधी रेखा में चलती है, परंतु जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसके बाद है माध्यम में चलने वाली किरण को आपाती किरण तथा दूसरे माध्यम में चलने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। यहाँ अपवर्तित होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद है आपाती किरण को दो माध्यमों वाले के पृथक करने वाले तल को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसे
आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपाती किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण और अपवर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। यहाँ बताती है ये अभिलंब है, ये जो है यहाँ, उसके बाद है आपतित किरण, उसके बाद है अपवर्तित किरण और नीचे सघन और विरल माध्यम को बताया हुआ है। प्रयोग द्वारा यह देखा गया है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है, परंतु जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की चाल, तरंगदैर्ध्य तथा तीव्रता बदल जाती है, जबकि प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है। ये सवाल भी बहुत बार पूछ चुका है। एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन बन जा रहा है। ठीक है, अच्छे से ध्यान से सुनिए और इसको नोट कर लीजिए कहीं पे या फिर बार बार क्लास को देखिए। अपवर्तन की कुछ घटनाएं। यदि जल में डूबी हुई छड़ को बाहर से देखा जाए तो वह छोटी और सतह पर मुड़ी हुई प्रतीत होती है। पानी से भरे बर्तन में पड़ा एक सिक्का अपने यथार्थ स्थान से उठा हुआ प्रतीत होता है। ये भी सवाल बहुत बार पूछ चुका है। तारों का टिमटिमाना, ये सब क्या है? ये अपवर्तन की घटनाएं हैं। ठीक है, तारों का टिमटिमाना, पानी से भरे बर्तन में एक जो सिक्का थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है वो भी क्या है? अपवर्तन का कारण है। उसके बाद प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। यह सामान्यतः कांच का बना होता है। उपयुक्त चित्र में प्रकाश किरण एडी प्रिज्म के अपवर्तन पृष्ठ पर पीक्यू पर जो पहले पिक्चर दिया था उसी के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब हम बताएंगे वर्ण विक्षेपण। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 विभिन्न रंगों का मिश्रित प्रकाश है। ये 7 रंग होता है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। ठीक है, 7 रंग कौन कौन है? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजित हो जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रिज्म से निकलते समय हर प्रकाश किरण का मार्ग अलग अलग होता है और इस प्रकार वे पृथक और स्पष्ट दिखाई देती है। सूर्य के प्रकाश में 7 रंगों में बैगनी रंग आधार की ओर सबसे नीचे व लाल रंग सबसे ऊपर होता है। बैंगनी रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक तथा लाल रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है। ठीक है, ये वर्ण विक्षेपण है। बैंगनी रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक, लाल रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है। उल्लेखनीय है कि निर्वात अथवा वायु में विभिन्न रंगों के प्रकाश का वेग एक समान किंतु किसी अन्य पदार्थ में विभिन्न होता है। अतः किसी पदार्थ का अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए विभिन्न होता है। कांच में बैंगनी रंग का प्रकाश सबसे कम होता है। ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है। तथा लाल प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। इस कारण बैंगनी प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सर्वाधिक तथा लाल प्रकाश के लिए सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम व आवृत्ति सबसे अधिक होता है। ठीक है, अब यहाँ तरंगदैर्ध्य के बारे में बोल रहा है कि बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति न्यूनतम होता है। उसके बाद ये बता दिया श्वेत प्रकाश से लाल है। उसके बाद बैगनी क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पिक्चर है। जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये विशेष आपतन कोण के लिए आपतन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। इसी आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इसका मान दोनों माध्यमों की प्रकृति तथा प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। कांच, वायु
अंतर्पृष्ठ प्रदृश्य प्रकाश के लिए क्रांति कोण लगभग 42 डिग्री है। जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांति कोण से थोड़ा सा ही बढ़ाया जाता है तो संपूर्ण आपतित प्रकाश किरण अपवर्तित न होकर परावर्तन के नियमों के अनुसार परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक उपयोगी प्रयोग प्रकाशीय रेशों में होता है। अब है परावर्तन। जब प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह अवशोषित, संचारित या परावर्तित हो सकता है। प्रकाश किरणें जब किसी वस्तु की सतह पर पड़ती है तो उन्हें वापस प्रेषित करने का प्रक्रम प्रकाश का अपरावर्तन कहलाता है। पॉलिशदार चमकीली सतहों वाली वस्तुएं पॉलिश रहित धुंधली सतहों वाली वस्तुओं की अपेक्षा अधिक परावर्तित होती है। रजत धातु प्रकाश के एक उत्तम परावर्तक है। अब है दर्पण। एक चिकनी उच्च पॉलिश युक्त परावर्तक सतह दर्पण कहलाती है। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण एक तरफ रजत धातु की चमकीली तह वाली कांच की पतली चपटी और चिकनी शीट होती है। हमारी श्रृंगार में मेज पर उपयुक्त दर्पण जिसमें हम अपने चेहरे को देखते हैं एक समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण द्वारा बना हमारे चेहरे का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, उन्हें केवल दर्पण में अवलोकन करके ही देखा जा सकता है। इसलिए समतल दर्पण में हमारे चेहरे का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब का एक उदाहरण है। आभासी प्रतिबिंब काल्पनिक या अवास्तविक प्रतिबिंब भी कहलाते हैं। स्पष्ट है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की आवृत्ति आभासी एवं सीधी होती है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण से बना वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी जाती है। दूसरे शब्दों में प्रतिबिंब और वस्तु समतल दर्पण से बराबर दूरी पर होते हैं, परंतु वे समतल दर्पण की विपरीत सतहों पर होते हैं। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब पृष्ठ में उत्क्रमण होता है। यथार्थ दर्पण के सामने खड़ा व्यक्ति यदि अपना बायां हाथ उठाता है तो प्रतिबिंब में उसका दायां हाथ उठता दिखेगा। अब है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन अवतल सतह अथवा अंदर की ओर मुड़ी सतह पर होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। उसके बाद ये जो है ये अवतल दर्पण है। यदि व्यक्ति के दांतों की परीक्षा करने हेतु दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पणों का प्रयोग करता है। ये सब सवाल कितनी बार पूछा गया, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अवतल दर्पणों को प्रकाश के तेज किरण पुंजों को पाने के लिए टॉर्च, वाहन की हेडलाइट और सर्च लाइट में परावर्तकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पणों का हजामती दर्पण यानी दाढ़ी बनाने के काम में प्रयोग होने वाला के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब है उत्तल दर्पण। यह वह गोलीय दर्पण होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन उत्तल सतह या ऊपरी सतह पर होता है। अब यहाँ देखिए दिया हुआ है पेंट द्वारा रचित रक्षक पर्त होता है ये प्रकाश की परावर्तक उत्तल सतह। उत्तल दर्पणों का उपयोग पीछे से आ रहे यातायात को देखने के लिए वाहनों में पृष्ठ दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जो जितना टॉपिक दिया हुआ है बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छे से बता दिया है, इसलिए इसको बार बार देखिए, सारे पॉइंट्स को याद कर लीजिए, बहुत सारा सवाल बन जाएगा। लेंस दो वक्र पृष्ठों अथवा एक पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा एक समांगी पारदर्शी माध्यम होता है। वक्र पृष्ठ गोलीय, बेलनाकार अथवा परवलयाकार हो सकते हैं, परंतु अधिकतर पृष्ठ गोलीय ही होते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस।
उत्तल लेंस केंद्र पर मोटा परंतु किनारे पर पतला होता है। उसके बाद उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि यह उससे होकर गुजरने वाले प्रकाश की किरणों को समांतर पुंज अभिसारित करता है। उसके बाद सवाल है छोटा सा एक और है, अवतल दर्पण। अवतल लेंस यह लेंस के बीच में पतला परंतु किनारों पर मोटा होता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रकाश किरणों के समांतर पुंज को अपसारित करता है। आंखों की रोशनी से जब दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उससे निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जब कोई नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है तो दूरदृष्टि दोष की स्थिति में इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसके सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से बता दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन को भी कराएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।